फिर सेकंड जो है, अब ये तो आपने पता लगा लिया कि अगर आपको सेफली उस बैक रोड से जाना है तब आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। फिर किसी ने पूछा कि अरे यार मैं क्या हमेशा सेफेस्ट स्पीड पे ही चलता रहूंगा? नहीं, मुझे गाड़ी को भगाना है ना, मैं तो प्रो प्लेयर हूं। ठीक, तो उसने क्या किया, पूछा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैं किस स्पीड पे गाड़ी को लेके जाऊं ताकि मेरा गाड़ी जो है वो उस बैंक रोड से एकदम इजीली निकल जाए। इसका मतलब जो सेकंड हमको निकालना होगा वो होगा मैक्सिमम स्पीड फॉर बैंक रोड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। और पिछले वीडियो में हमने देखा था वेल ऑफ डेथ और व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो अगर आपको पिछले वीडियो का डिटेल चाहिए तो आप पहले जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि बैंक रोड होती क्या है। देखो, जब भी आप हाईवे पे जाते रहते हो या यूजुअली आप कभी मार्केट में या किसी रोड पे चल रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने कि रोड को ना ऐसे साइड से थोड़ा सा उठा दिया जाता है, थोड़ी सी उठी हुई रोड रहती है ना। वही रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रोड। अब वो बैंक रोड के पीछे का पर्पस क्या है और बैंक रोड की सारी कंडीशंस क्या है, उन्हीं सारी कंडीशंस को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब एक बैंक रोड पे जो भी व्हीकल परफॉर्म करेगा अपनी स्पीड को लेके, उसकी 3 कंडीशंस हमको समझनी होती है। पहली जो कंडीशन है कि अगर एक बैंक रोड पे आपकी गाड़ी चल रही है तो उस गाड़ी की चलने की सबसे सेफेस्ट स्पीड क्या होगी, वो कैलकुलेशन सबसे पहले करना होता है। तो पहला कैलकुलेशन है टू कैलकुलेट द सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल। फिर सेकंड जो है, अब ये तो आपने पता लगा लिया कि अगर आपको सेफली उस बैंक रोड से जाना है तब आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। फिर किसी ने पूछा कि अरे यार मैं क्या हमेशा सेफेस्ट स्पीड पे ही चलता रहूंगा? नहीं, मुझे गाड़ी को भगाना है ना, मैं तो प्रो प्लेयर हूं। ठीक, तो उसने क्या किया, पूछा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैं किस स्पीड पे गाड़ी को लेके जाऊं ताकि मेरा गाड़ी जो है वो उस बैंक रोड से एकदम इजीली निकल जाए। इसका मतलब जो सेकंड हमको निकालना होगा वो होगा मैक्सिमम स्पीड फॉर बैंड रोड। ठीक है, बैंड रोड। ठीक, अब अगर आपके पास मैक्सिमम स्पीड है तो फिर कोई ना कोई होगा ना जो पूछेगा मिनिमम भी बता दो भैया, है ना। तो ठीक है, चलो ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो थर्ड कंडीशन है मिनिमम स्पीड फॉर बैंड रोड। ये पूरा डेरिवेशन आप समझो कि 3 हिस्सों में ही डिवाइड हो जाता है। पहला है सेफेस्ट स्पीड, दूसरा है मैक्सिमम स्पीड और तीसरा है मिनिमम स्पीड। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में इन्हीं तीनों सेक्शंस में से कोई भी एक डेरिवेशन आपको पूछ लिया जाएगा। चाहे ये पूछ लेगा कि कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड फॉर बैंक रोड या फिर मिनिमम या फिर सेफेस्ट स्पीड। डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि ऑफकोर्स आपके 3 सेगमेंट है और तीनों ही सेगमेंट को हमको लेके समझना है। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि आप अपना पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सो अभी हम लोग देखते हैं सेफ स्पीड फॉर बैंक रोड। देखो, बैंक रोड का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास एक ऐसा सरफेस था, ठीक है, उस सरफेस को मैंने एक साइड से ऐसे उठा दिया, ठीक है, एक सरफेस को ऐसे एक साइड से उठा दिया है, तो जब रोड भी आपकी एक साइड से ऐसे थोड़ी सी इंक्लाइन हो जाएगी, ऐसे सरफेस को ही हम लोग बैंक रोड बोलते हैं। आई थिंक आप इमेज आपके वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, इधर ध्यान देंगे, अगर उसी बैंक रोड का मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करूं, देखो आपकी रोड थी तो उस रोड को हमने ऐसे उठा दिया था। अब इसी रोड के सरफेस को अगर मैं फ्रंट से ऐसे ड्रॉ करूं तो ये रोड सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां से ये ऐसा रोड था, उस रोड को मैंने थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन कर दिया। अगर इंक्लाइन चला गया मतलब यहां पे एंगल बना होगा थीटा। इस रोड पे आपका व्हीकल कुछ ऐसे होगा। इसका मतलब अगर ये रोड सरफेस मेरा ऐसे उठा हुआ है तो इस व्हीकल को मैं यहीं पर ड्रॉ करूंगा, तो ये हो गया मेरा व्हीकल। ठीक, ये मेरा सरफेस था जो अभी रोड थोड़ा सा इंक्लाइन हो चुका है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, और उसके ऊपर मेरा क्या लगा हुआ है, व्हीकल लगा हुआ है या फिर व्हीकल मूव कर रहा है। ठीक है, अब जैसा कि हमने पिछले कंडीशंस में, पिछले वीडियोस में कुछ रूल्स पढ़े थे
कि किसी भी व्हीकल पे या कोई भी बॉडी अगर एक सरफेस पे रखी हुई है तो उसमें जो वेट है mg ऑलवेज एक्ट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब इस व्हीकल पे इसका वेट जो है वो हमेशा नीचे के डायरेक्शन पे लग रहा होगा। ठीक, अब 2 मिनट के लिए होल्ड करो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ट्राई करना उस चीज का आंसर करने के लिए। अगर मान लो आपके पास ये सरफेस था, यहां पे मेरा व्हीकल है, तो mg तो मेरा नीचे लगा, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? क्या ये डायग्राम सही है? जल्दी बोलो। ठीक है, दूसरा डायग्राम बनाता हूं। ये mg लगा, क्या ये डायग्राम सही है? दोनों में से आप चूज करो कि कौन सा डायग्राम सही है। जिन लोगों ने इस डायग्राम को सही बताया है वो लोग गलत है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन mg को सीधा सीधा बैलेंस कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब हमारा सरफेस अब ऐसा हो गया, तो अगर सरफेस इंक्लाइन है तो उसका परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा ना कि ये। क्या ये सरफेस से 90 डिग्री बना पा रहा है? बिल्कुल नहीं, ये 90 डिग्री बना पा रहा है। इस वजह से अच्छा, ये वही डायग्राम का मिस्टेक है जो आप एग्जाम में करते हो। ज्यादातर लोग ये वाला कंपोनेंट बना देते, बट ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये आपका जो एग्जैक्ट डायग्राम है। ठीक, चलो, इसका मतलब हमारे पास यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आ गया, ठीक है, और यहां नीचे के साइड आ गया है mg। mg मतलब हमारा वेट। अब देखो आगे क्या समझेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या ये नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर रहा है? ट्राई करो समझने का। क्या ये नॉर्मल रिएक्शन mg को डायरेक्ट बैलेंस कर रहा है? बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट बैलेंस तब करता जब इस mg के जस्ट अपोजिट, देखो ये mg है, इसके जस्ट अपोजिट अगर नॉर्मल रिएक्शन आया होता तब तो बैलेंस करता, बट ये नॉर्मल रिएक्शन mg के जस्ट अपोजिट है ही नहीं, तो डायरेक्ट बैलेंस कैसे करेगा? इसका मतलब हमको इस नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। कंपोनेंट मतलब वो ये होता है कि किसी भी फोर्स को या किसी भी क्वांटिटी को हम 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, 2 एक्सिस पे तोड़ देते हैं। एक एक्सिस को बोलते हैं x कंपोनेंट और दूसरे एक्सिस को बोलेंगे y कंपोनेंट। इसका मतलब अगर मेरे पास ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इसको भी हम x और y कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। ठीक, अगर मैं आपके पास एक कोऑर्डिनेट का सिस्टम बना दूं, ठीक है, तो गेस करो कि ये नॉर्मल रिएक्शन आपका कौन से क्वाड्रेंट में है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। क्या नॉर्मल रिएक्शन हमारा ऐसे जा रहा है? इसका मतलब हमको नॉर्मल रिएक्शन यहां पे ड्रॉ करना है, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसके 2 कंपोनेंट आए, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। तो इसका मतलब इसके भी मुझे 2 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। एक ये कंपोनेंट गया, ऐसे, और दूसरा कंपोनेंट ये रहा, ऐसे। ठीक, हमारे 2 कंपोनेंट हो चुके हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, अब अगर ये थीटा है तो यहां पर भी जो एंगल बनेगा वो भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये थीटा है तो यहां पर भी ये जो एंगल बना ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हमको समझना है कि अगर ये n है और ये थीटा, तो रूल याद रखो, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा। इसका मतलब अगर ये n था तो ये वाला कंपोनेंट इसका हो जाएगा n cos थीटा, और फिर अपोजिट वाला अगर ये cos थीटा है तो ये वाला हो जाएगा sin थीटा, n sin थीटा। देखो, मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये चीज शायद ना समझे हो, उनके लिए ये चीज को मैं इधर से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये n cos थीटा और n sin थीटा आया कैसे।
इसको समझने के लिए बेसिक वेक्टर आपको पता होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री तो ऑफकोर्स आनी चाहिए थोड़ी सी। जैसे मान लो ये मेरा एक ट्राइंगल है, बराबर, तो ये हो गया मेरा n, यहां हो गया थीटा, तो इस वाले को मैंने बोला x और इस वाले को y। क्यों? क्योंकि थीटा इसके साथ है ना, तो ये वाला वैल्यू हो गया x और ये वाला वैल्यू हो गया y। अगर मैं यहां पे cos थीटा लगाऊं, cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका एडजेसेंट वैल्यू मतलब x और हाइपोटेनियस क्या है? n। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये इस साइड चला गया, तो x का वैल्यू क्या है? n cos थीटा। इसीलिए कि थीटा किसके साथ था? x के साथ। तो यहां पर भी देखो थीटा किसके साथ होगा? x के साथ। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसके साथ थीटा वो cos थीटा। अब पिछला वाला y का वैल्यू देखें, तो अगर मैं यहां sin थीटा अप्लाई कर दूं तो sin थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका अपोजिट क्या है? y, और हाइपोटेनियस क्या है? n। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू n sin थीटा। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हमारा हो गया sin थीटा। आई होप आपको ये चीज भी अभी समझ गई होगी, ठीक है। अभी हम लोग आगे हमारे डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। ना, तो ये वाला हो गया n cos थीटा, ये हो गया n sin थीटा। अब अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो नीचे की तरफ है हमारा mg, ऊपर की तरफ है cos थीटा, मतलब n cos थीटा। इसका मतलब अब देखोगे तो mg को डायरेक्ट कौन बैलेंस कर रहा है? n cos थीटा। फिर अभी भी एक चीज बची हुई है कि n sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा? तो ऑफ कोर्स आप चैप्टर जब पढ़ रहे हो तो आप चैप्टर पढ़ रहे हो सर्कुलर मोशन पे, और किसी भी सर्कुलर मोशन को कंप्लीट होने में एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे हो, मतलब अगर बाहर से आप देख रहे हो, तो इस पे अंदर की तरफ एक सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा, और उस सेंट्रिपिटल फोर्स को हम बोलेंगे, यहां पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक, और इसको हम लोग बोलेंगे mv² बाय r। इसका मतलब ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसे बना है, एकदम क्लीन तरीके से अगर इस डायग्राम को ड्रॉ करें तो ये हो गया मेरा ब्लॉक, नीचे की तरफ आया mg, ऊपर की तरफ आया n cos थीटा, इस साइड आया हमारा n sin थीटा, और साथ में सेंट्रिपिटल फोर्स। इसको अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से समझना है तो n sin थीटा, और बाहर की तरफ आप लगा दो mv² बाय r। तो अगर इनर्शियल से समझ रहे थे तो अंदर की तरफ सेंट्रिपिटल फोर्स, अगर नॉन इनर्शियल से समझ रहे थे तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों ही डायग्राम सही है। अब तुम्हारा काम हो गया कि mg को बैलेंस करने वाला भी मिल गया जिसको नाम दिया आपने n cos थीटा, और n sin थीटा को भी बैलेंस करने वाला मिल गया जिसको आपने बोला mv² बाय r। ठीक, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे, फिर कुछ बचा नहीं, फिर दोनों को इक्वेट कर देना। अब हुआ क्या देखो, सबसे पहले n cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? हमारा mg। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1। फिर n sin थीटा, n sin थीटा, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? mv² बाय r। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जहां पर भी तुमको साइन और कॉस दिखता है तो साइन और कॉस का एक ही रिश्तेदार है tan, कि साइन को कॉस से डिवाइड कर दो तो कौन मिलेंगे? tan थीटा मिलेंगे। इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं तो यहां लिखो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा की यहां वैल्यू क्या है? mv² बाय r अपॉन में mg। m से m कैंसल, n से n कैंसल, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू v² बाय rg। tan थीटा इज इक्वल्स टू v² बाय rg। यहां से थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है? tan इनवर्स ऑफ v² बाय rg। ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है कि कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर
एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये जो थीटा है यही क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अगर आपसे डेरिवेशन में सिर्फ एंगल ऑफ बैंकिंग तक पूछा है तो आप यहीं तक डेरिवेशन करके छोड़ देना। लेकिन ज्यादातर सिनारियो में आपसे सेफेस्ट स्पीड पूछेगा। तो अगर सेफेस्ट स्पीड मतलब v पूछा है तो एक काम करो, आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर v भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं इस आरजी को, तो ये एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस आरजी को जरा उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आरजी tan थीटा। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आरजी tan थीटा। और फाइनली v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आरजी tan थीटा। तो ये जो फॉर्मूला बना है ये है सेफेस्ट स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन पे बात करेंगे, मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। अभी हम लोग देखते हैं मैक्सिमम स्पीड और ऑफ कोर्स पता है कंडीशंस क्या है, ऑन अ बैंक्ड रोड। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम स्पीड जब भी आप लेके जाओगे तो जब कोई बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है ना, तो आप ये सोचोगे ना कि आपको बचाने के लिए भी कोई जिंदा रहना चाहिए। अगर आप कभी भी रिस्क में खुद को डालते हो तो आप ये इंश्योर करते हो कि आपको बचाने के लिए कोई हो। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि अगर आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे हो तो आपको सेफ्टी के लिए कोई है, रहना चाहिए ना। तो यहां पर भी अगर आप व्हीकल को बहुत ज्यादा स्पीड पे लेके जा रहे हो तो आपको बचाने के लिए यहां कोई होना चाहिए, और वो बचाने वाला फ्रिक्शन है। बचाने वाला इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हीरो बन के आएगा वो है फ्रिक्शन। देखते हैं फ्रिक्शन क्या करेगा। ठीक, चलिए पहले हमको मैक्सिमम स्पीड निकालना है। फिर से वही कंडीशन कि आपके पास एक इंक्लाइन सरफेस है, इस इंक्लाइन सरफेस पे आपके पास एक व्हीकल है। ठीक है, व्हीकल नॉर्मली बना रहा हूं, पहिया वगैरह तुम खुद अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि हम पॉइंट मास लेके चल रहे हैं। रूल, पहला रूल जल्दी बताओ, नीचे के डायरेक्शन में mg ऑलवेज एक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर दूसरा, अरे रिपीट कर दे यार, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब ये जो होगा ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट, इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट गया यहां और दूसरा कंपोनेंट आया यहां। ठीक, ये वाला आया यहां थीटा, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा। इसका देखो साथ साथ डायग्राम बनाते रहना, एक बार कंप्लीट हो गया समझ में नहीं आएगा कहां से कहां बनाना है। ठीक है, तो यहां n cos थीटा, ये वाला n sin थीटा। हम व्हीकल पे खड़े होकर पूरी चीज ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो हमको यहां बाहर की साइड एक फोर्स फील होगा जिसको हम लोग बोलेंगे mv²/r। इतना कहानी क्लियर है, ये तो पिछले वाला ही है। अब देखो बिकॉज हम मैक्सिमम जा रहे हैं तो यहां पे एक हीरो की जरूरत पड़ेगी, और वो हीरो कौन होगा, फ्रिक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप गाड़ी को बहुत तेजी से लेके जा रहे हो और ऐसे बैंक रोड पे हो तो आपकी गाड़ी बाहर की तरफ भागेगी। जितना ज्यादा आप स्पीड में लेके जाओगे आपकी गाड़ी बाहर की तरफ से भागती रहेगी। तो अगर गाड़ी बाहर की तरफ भाग रही तो उसको बचाने वाला फ्रिक्शन अंदर की साइड आना चाहिए। इसका मतलब आपका व्हीकल अगर ऊपर की साइड भाग रहा है तो आपको बचाने वाला फ्रिक्शन जो है वो यहां होना चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड के लिए गाड़ी बाहर तो फ्रिक्शन अंदर में। इसका मतलब ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। अब फिर से वही कहा, क्या फ्रिक्शन कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो यहां मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक, अब देखो यहां फ्रिक्शन ऐसे आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो मतलब ये हो गया x, ये हो गया y, एक वैल्यू। तो यहां ये हो गया x, ये हो गया y, यहां मैंने माना ये हो गया हमारा थीटा। अगर ये f है, अगर ये f है हमारा, ये थीटा, तो ये वाला f cos थीटा। तो ऑफ कोर्स ये वाला वैल्यू हमारा, इस f का एक कंपोनेंट यहां आएगा और ये हो जाएगा हमारा f cos थीटा, और एक कंपोनेंट मेरा नीचे आएगा जिसको हम बोलेंगे f sin थीटा। मैंने बोला था डायग्राम को पहले देख लेना, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब फिर से अगर इसी सारे डायग्राम को अगर एकदम नीट एंड क्लीन बनाना हो तो कैसे करते हैं,
ऊपर की तरफ n cos थीटा, नीचे की तरफ mg। ठीक है, ये मेरा सरफेस था। ठीक है, यहां पे इस डायरेक्शन में क्या है, n sin थीटा और साथ साथ f cos थीटा। मतलब इस डायरेक्शन में दो लोग आ गए हैं। पिछले वाले डेरिवेशन में f cos थीटा नहीं था क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं था। इस बार n sin थीटा भी आए हैं और f cos थीटा। अब इस तरफ कौन बैठे हैं, mv²/r। अब देखो कुछ समझना है आपको। पिछली बार इस mv² r मतलब सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स को बचाने के लिए सिर्फ एक ही जन थे जिनका नाम था n sin थीटा। बट इस बार इनको बचाने के लिए दो दो लोग आ गए, एक है n sin थीटा और दूसरे है f cos थीटा। इसका मतलब अब फ्रिक्शन बोलेगा भैया तेरे को 50 पे गाड़ी चलाना था ना, अभी तक 50 पे चला रहा है, काम कर जा 80 तक, जा 80 तक चला ले, मैं तेरे को बचा लूंगा। क्योंकि इस बार n sin थीटा के साथ कौन आ गया है, f cos थीटा। इसीलिए ये मैक्सिमम स्पीड हो जाती है क्योंकि बचाने वाले भैया यहां बैठे हैं और उनका नाम क्या है, f cos थीटा। सिंपली अब फिर से वही इक्वेशन अप्लाई करो जैसा पीछे किया था। साथ में इधर देखोगे mg को भी सपोर्ट करने को आ गया है और वो क्या है, f sin थीटा। इसका मतलब अब इक्वेशन बनाना हो तो देखो, क्या ऊपर सिर्फ एक लोग है और वो एक लोग कौन है, n cos थीटा, और नीचे कितने लोग हैं, दो लोग, और वो दो लोग कौन है, mg और f sin थीटा। इसका मतलब इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये दोनों जन मिलके। तो क्या लिखेंगे, n cos थीटा इज इक्वल्स टू f sin थीटा प्लस mg, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, f sin थीटा प्लस mg। ठीक, इसको मैं इधर ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरा अब ये वाला, फिर से देखो इस साइड सिर्फ एक जन है mv²/r और इस साइड दो लोग। इसका मतलब mv²/r को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, n sin थीटा और f cos थीटा। तो क्या लिखेंगे, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब वही कहानी रिपीट, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, क्या हो जाएगा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या है, mv²/r डिवाइड में mg। ठीक, अब देखो ध्यान से, m से m तो यहां कैंसिल हो जाएगा। ये स्टेप थोड़ा सा क्रूशियल है, ये स्टेप तुमको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से समझना, नहीं तो गायब हो जाएगा। ठीक है, क्या करो, फिलहाल तो हमारे पास इक्वेशन वही है ना, सिमिलर, n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg। v²/rg। ठीक है, अब यहां से जो मैंने आपको स्टेप बताया थोड़ा सा क्रूशियल है। लिखो, डिवाइड ईच टर्म बाय n cos थीटा। हर एक टर्म को n cos थीटा से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन
एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। हर एक टर्म को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? एन कॉस थीटा से। और यहां फिर भी वही कहानी चल रही है, वी स्क्वायर बाय। अब देखो समझते जाओ, क्या एन से एन कैंसल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा, तो यहां क्या आ जाएगा? टैन थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, एफ अपॉन एन क्या होता है, इधर ध्यान देंगे, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन होता है फ्रिक्शन, तो यहां एफ अपॉन एन इज इक्वल्स टू म्यू एस होता है। तो मैंने यहां पे देखो एफ अपॉन एन लिख रहा है, तो उसके जगह क्या पुट किया? म्यू एस, तो क्या हो जाएगा? म्यू एस अपॉन, ये चीज कैंसिल हो गई, एन कॉस थीटा मतलब 1 आया, 1 माइनस साइन बाय कॉस टैन और एफ अपॉन एन म्यू एस, इसका मतलब म्यू एस टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? वी स्क्वायर बाय आर जी। इस आर जी को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? v, और ये कौन सी वेलोसिटी आई है? मैक्सिमम, तो इसका मतलब हम लिखेंगे v max इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ये फॉर्मूला आया है हमारा मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। हमने सेफेस्ट देख लिया, हमने मैक्सिमम देख लिया, अब कंडीशन बचा है मिनिमम। मिनिमम स्पीड, ऑफ कोर्स आगे का तो पता है ना, मिनिमम स्पीड फॉर बैंक। कंडीशन फिर से वही कहानी, हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, यहां पे हमारा व्हीकल है, नीचे की डायरेक्शन में mg, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन, एक कंपोनेंट यहां, एक कंपोनेंट यहां, थीटा जिसके साथ थीटा वो, अरे अब तो बोलो यार, 2 डेरिवेशन देख चुके हो, जिसके साथ थीटा वो cos थीटा, तो ये n cos थीटा और ये n sin थीटा। हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे हैं, mv स्क्वायर बाय r। ये तो सिमिलर कंडीशन हो गई 2 बार पूरा। अब देखो यहां पे मिनिमम स्पीड है, जब स्पीड मिनिमम कम से कम रखोगे तो ये जो व्हीकल है ये लुढ़कने लगेगा नीचे की साइड, इसका मतलब ये नीचे आना चाहिए। अगर ये नीचे, तो इसको बचाने वाला फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए? ऊपर के डायरेक्शन में, इसका मतलब इसका फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, तो ये हुआ हमारा फ्रिक्शन। अब अगर ये फ्रिक्शन है तो इसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट यहां समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन ऐसे जा रहा है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये हो गया थीटा, तो इसके एक कंपोनेंट मेरे यहां बने और दूसरा कंपोनेंट यहां, ये थीटा है तो यहां पर भी क्या आया? थीटा। अब ये अगर fs है तो यहां क्या हो जाएगा? fs cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा fs sin थीटा, ठीक। इस डायग्राम को अगर फिर से नीट एंड क्लीन बनाना हो अच्छे से, तो क्या होगा? ऊपर के डायरेक्शन में पहले इंक्लाइन सरफेस ऐसा, नीचे के डायरेक्शन में mg, ऊपर 2 लोग हैं, एक तो n cos थीटा है, इस साइड में n sin थीटा है, इस साइड में mv स्क्वायर बाय r, साथ में fs cos थीटा, mg n cos थीटा, और इनके साथ ऊपर एक और जब है हमारे fs sin थीटा। तो ये हो गया टोटल डायग्राम। अब इस mg को बैलेंस करने के लिए 2 लोग ऊपर और इस n sin थीटा को बैलेंस करने के लिए 2 लोग यहां।
ठीक है, फिर से सिमिलर इक्वेशन ड्रॉ करेंगे कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो n cos थीटा प्लस fs sin थीटा किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg को। इसका मतलब n cos थीटा प्लस fs sin थीटा इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। उसके बाद n sin थीटा को ये दो लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r प्लस fs cos थीटा। इसको इधर ले लो तो n sin थीटा माइनस fs cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब सेम कहानी रिपीट, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो क्या हो जाएगा, n sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। दूसरा यहां पे डिवाइड बाय n cos थीटा प्लस fs sin थीटा, और यहां डिवाइड बाय mg, m से m कैंसिल। अब यहां क्या करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय n cos थीटा, डिवाइड ईच टर्म बाय n cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस fs cos थीटा n cos थीटा अपॉन में n cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस fs sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा, v स्क्वायर अपॉन r। अब फिर से वही n को n कैंसल, sin बाय cos tan, sin बाय cos tan थीटा माइनस cos से cos, ये cos से cos कैंसल, फिर से फोर्स अपॉन n म्यू s माइनस म्यू s अपॉन, ये पूरा कैंसल, कितना आएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा fs अपॉन n म्यू s, तो म्यू s tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब फिर से हमको क्या चाहिए, v चाहिए, तो उसको उधर भेजो, v आर जी उस साइड चला जाएगा, आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ठीक है। अब v क्या है, ये मिनिमम है, v मिनिमम, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ये है हमारा मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। तो हमने इस पूरे वीडियो में तीनों डेरिवेशन कवर किए हैं। आई होप आपको चीजें समझी होंगी। अगर किसी को नहीं समझा है तो ट्राई करना, वीडियो को रिपीट करना, और ये जो एफबीडी हमने ड्रॉ किया है, इस एफबीडी के आपको मल्टीपल बार प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो के इस जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं उसके कुछ कंडीशंस भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे रील्स में, ठीक है। तो आप उस रील्स को भी आगे जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।